वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के भूगोल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करना है। इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भारत की अवस्थिति और विस्तार के कुछ बेसिक पॉइंट्स चर्चा किएंगे। आज उन चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर से, और कुछ चीज़ें छूटी थी उसे भी कवर करेंगे। तो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप पर बहुत सारे छोटे छोटे ये भाग दिख रहे होंगे, ये स्टेट्स हैं, भारत के राज्य हैं। इन राज्यों के कैपिटल्स को समझते हैं। भारत की अवस्थिति को हमने देखा था, ग्लोब पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में था। पहला पॉइंट्स, भारत की अवस्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्या है, इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी, तो इस वीडियो में अब चर्चा नहीं करेंगे। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत एक देश है और भारत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम कौन कौन से हैं, एक बार इनको फिर से देखते हैं। तो ये नाम जो भारत के अन्य नाम हैं, उन नामों में बात करें, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। इन नामों से भारत को जानते हैं, ये भारत के उपनाम भी हैं। तो इस नाम से भारत को जानते हैं। इसके बाद बात करेंगे वर्तमान में भारत की, जो हमने अवस्थिति की चर्चा की थी, तो हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। उत्तरी गोलार्ध में 37 डिग्री 6 मिनट इसकी स्थिति हमने, और यहाँ क्या था, इंद्राकोल। एक बार फिर से लिख देते हैं, इंद्राकोल। दक्षिण में यहाँ हमने सबसे दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूखंड है, यहाँ है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। और इसकी स्थिति जो थी अक्षांशीय विस्तार वो 8 डिग्री 4 मिनट है, समझ लेंगे। फिर भारत का दक्षिणतम बिंदु ये अंडमान निकोबार आइसलैंड है। इसमें दक्षिणतम बिंदु स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट। और इस इंदिरा पॉइंट्स की जो स्थिति है वो 6 डिग्री 4 मिनट है। सबसे पूरब में स्थित भाग है किवीथु, समझेंगे, किवीथु। और इसकी स्थिति है 97 डिग्री 25 मिनट्स, यानी 97 डिग्री 5 मिनट। क्या? ईस्ट। ये देशांतर है, पूर्वी देशांतर, तो इसे समझें। और ये विस्तार जो है ये अक्षांशीय विस्तार है। कौन से? उत्तरी अक्षांश। यह भी उत्तरी अक्षांश है, तो इसे समझ लेंगे, यह भी उत्तरी अक्षांश है। फिर इसके बाद बात करेंगे सबसे पश्चिम में, यहां स्थित है सर क्रीक, या इसे एक और नाम से जानते हैं गौर माता। क्या? गौर माता। और इस गौर माता के बाद जो इसकी देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट है। तो ये भारत की लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतरी विस्तार का चर्चा हमने पहले भी किया था, अब भी कर दे रहे हैं एक बार। और इसके बाद हमने पूर्व पश्चिम जो ये अधिकतम लंबाई थी, इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो ये लंबाई जो उत्तर दक्षिण लंबाई थी वह 3214 किलोमीटर लिखा था, एक बार आप लिख लेंगे, 3214 किलोमीटर पूर्व पश्चिम, सॉरी उत्तर दक्षिण। और पूर्व पश्चिम जो कुल लंबाई है वह है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो इस तरह से इसका विस्तार, एक रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, उसी रेखा पर बात करेंगे, चर्चा पहले भी कर चुके थे। तो ये दो चीजें अभी मिटा देते हैं। भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, याद रखें इस तरह से।
इस रेखा का नाम कर्क रेखा है। यह भारत के मध्य से गुजरती है, इसकी चर्चा भी की थी। इसके बाद भारत में एक देशांतरी विस्तार के आधार पर एक रेखा गुजरती है जो 82.5 डिग्री देशांतरी विस्तार के आधार पर गुजरती है। कितना? 82.5 डिग्री देशांतर के आधार पर गुजरती है। और यह रेखा इस तरह से गुजरती है। कौन कौन से राज्य से गुजरती है ये बातें आज अभी नोट करना है। कितना है ये लिख लें आप। तो ये है 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यही भारत की मानक समय रेखा है। क्या? मानक समय रेखा। क्या कहते हैं? मानक समय रेखा। इसकी एक बार हमने पिछले वीडियो में इस सब बातों की चर्चा किया है, तो आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो इसकी पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर इतनी सारी बातें हो गई भारत के विषय में। हमने एक बार पुनः अवस्थिति, इसके लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और देशांतरी विस्तार को समझने का जो प्रयास किया है, अब भारत को आगे विस्तार से और समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बात करेंगे भारत में, चलिए समझ लेते हैं कर्क और मकर रेखा, कर्क और जो हमारे मानक रेखा है इस पे स्थित स्टेट जो हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से राज्य इस पे स्थित हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। हमने कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को बताया था कि कौन कौन से राज्य हैं। पुनः एक बार उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पश्चिम से लेकर चलते हैं, तो पश्चिम में सबसे पहले जो राज्य है, कर्क रेखा पर स्थित राज्य हम कहें इसे, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की बात करें तो सबसे पहले गुजरात, क्या? गुजरात, फिर राजस्थान, नोट करते चले आप, राजस्थान। इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद फिर हमें मिलेगा छत्तीसगढ़, क्या? मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हमें झारखंड देखने को मिलेगा, क्या? झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल जो राज्य हैं वो 8 राज्य हैं। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके शॉर्ट फॉर्म को हमने पहले की वीडियो में चर्चा की है। इसका शॉर्ट फॉर्म है मित्र पर गमछा जार, अगर आपको इसका याद नहीं है। एक बार पूरब से पश्चिम, कभी कभी सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है कि पूरब से कौन कौन से राज्य इसके हैं, तो क्रम में पूछा जाएगा तो आप उसे उसी क्रम में लिख लेंगे। जैसे पूरब से पूछा जाएगा तो पहले नंबर पर आपको मिजोरम, दूसरे पर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल और झारखंड। झारखंड के बाद आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और गुजरात। तो इस तरह से आपको चाहे पूरब से पूछे या पश्चिम से पूछे तो कंफ्यूज ना होंगे। ठीक मानक समय रेखा पर जो है राज्य स्थित हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। कौन कौन से राज्य हैं जो मानक समय रेखा है उस पर स्थित राज्यों की बात करेंगे। मानक समय रेखा पर स्थित राज्य, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे हम कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक उसी तरह से 82.5 डिग्री जो रेखा है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है जिसे हम यूपी कहते हैं, पहला उत्तर प्रदेश। दूसरा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश जिसे हम एमपी कहते हैं, मध्य प्रदेश। फिर छत्तीसगढ़, इस भाग को देख रहे हैं आप, यहाँ छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद ये भाग उड़ीसा का है तो उड़ीसा हो गया। और उड़ीसा के बाद एक भाग और आपको दिख रहा है तो ये भाग है किसका? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। तो आप कंफ्यूज ना होंगे इस बात को लेकर, आप कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए
कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कोई पूछे तो 8, और पूछे 82.5 डिग्री मानक रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर यह गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा पर स्थित एक राज्य की राजधानी है, कर्क रेखा पर एक राज्य की राजधानी है जिसका नाम है रांची। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबसे पास में है, तो रांची है। इसके बाद इलाहाबाद से होकर यह गुजरती है, इस प्लेस का नाम है नैनी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। तो ये बातें हो गई। इसके बाद कुछ और चर्चा करेंगे। चलिए एक एक स्टेट को देखने का प्रयास करेंगे और उनके कैपिटल्स को समझेंगे, बाकी चीजें और भी समझेंगे। साथ ही साथ यहां सबसे पहले कैपिटल्स देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य की राजधानियां वर्तमान में हैं, कुल कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी राजधानियों को हम लिखेंगे एक एक करके। चलिए इसे मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपने इसे नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से आप। चलिए मिटा देते हैं इसे। तो ये जो रेड कलर भाग दिख रहा है आपको, इधर ये पाक अधिकृत क्षेत्र है और ये पीओके लाइन है। इसके इधर पाक अधिकृत के क्षेत्र है, क्या, पाक अधिकृत क्षेत्र। और ये भाग जो दिख रहा है ये अक्साई चाइना कहते हैं। यानी ये भाग जितना रेड दिख रहा है ये चीन के कब्जे में है, और ये भाग जो भारत का दिख रहा है ये पाकिस्तान के कब्जे में है। किसके? पाकिस्तान के। इसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा राज्यों के विषय में बात करेंगे, फिर इसकी बाउंड्रीज की सीमाएं जो हैं, कौन कौन से राज्य कौन कौन से सीमा बनाते हैं, कुल कितने हैं, उन सबको चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की बात करें, कुल राज्य तो उनकी संख्या है 28। कुछ दिन पहले 19 राज्य थे, लेकिन हाल ही में अभी एक जम्मू कश्मीर राज्य जो 370 धारा को खत्म करके अभी एक यूनियन टेरिटरी के रूप में हो गया है। तो कुल राज्यों की संख्या है 28। और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, कुल केंद्र शासित प्रदेश, कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं, उनकी कैपिटल्स क्या है, एक एक करके इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। और बात करें यहीं हम कुल जिलों की संख्या की बात करें तो भारत में कुल 640 जिले हैं। कितना? भारत में कुल 640 जिले हैं। और इस स्टेट में बात करें सर्वाधिक राज्य जो जिलों वाला राज्य है, सर्वाधिक जिलों वाला राज्य तो वो है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। और सबसे कम जिले वाले राज्य की बात करें तो उसमें है गोवा। क्या है? गोवा। और गोवा में कुल कितने जिले हैं? वह है 2। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, गोवा में 2 जिले हैं। तो इस तरह से यहां से भी एक क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए इसके बाद इन जिलों राज्यों की बात करेंगे और कैपिटल्स फटाफट इनके लर्न करने का प्रयास करेंगे। चलिए ये जो भाग दिख रहा है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसे लद्दाख कहते हैं और इसे जम्मू कश्मीर कहते हैं। क्या? J&K हम कर सकते हैं, इसे जम्मू कश्मीर कहते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों, अब राज्य नहीं है। अभी पहले राज्यों की बात करेंगे तो सबसे पहले ये जो राज्य दिख रहा है इसे हम पंजाब कहते हैं। और पंजाब की कैपिटल्स की बात करें तो पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल्स क्या है? पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल्स चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़।
तो समझने का प्रयास करेंगे। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल्स क्या है? चंडीगढ़ है। कलर चेंज करते हैं जिससे आपको दिखाई दे। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल्स चंडीगढ़ है। इसके बाद इसके बगल में एक राज्य दिख रहा है, इसे कहते हैं हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्या है? शिमला। ठीक इसके नीचे उत्तराखंड है, और उत्तराखंड की यूके कहते हैं इसे, उत्तराखंड। यूके की राजधानी जो है देहरादून है, देहरादून। फिर इसके नीचे हम आते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या? लखनऊ। ठीक इसके पश्चिम में चलते हैं तो यह है राजस्थान, राजस्थान। और राजस्थान की कैपिटल्स क्या है? जयपुर। फिर उसके नीचे आते हैं गुजरात, यह भाग है गुजरात, और गुजरात की कैपिटल्स है गांधीनगर। क्या? गुजरात की कैपिटल्स है गांधीनगर, लिखेंगे गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल्स गांधीनगर। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके नीचे राज्य दिख रहा है यह है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और इसकी कैपिटल्स है, यहां स्थित है, जिसको हम कहते हैं मुंबई। क्या कहते हैं? मुंबई। फिर बीच में एक राज्य है जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की कैपिटल्स यहां स्थित है, इसे कहते हैं भोपाल। क्या? मध्य प्रदेश की कैपिटल्स क्या है? भोपाल। फिर यहाँ छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल्स CH, जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल्स है वो है रायपुर। क्या है? रायपुर। इसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा राज्य यहां दिख रहा है, इसे कहते हैं गोवा, और गोवा की राजधानी है पणजी। क्या? गोवा की राजधानी है पणजी। फिर इसी गोवा के नीचे एक राज्य है जो ये कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। कर्नाटक को के से प्रदर्शित कर लेंगे, इसकी राजधानी है बंगलोर, ऐसे लिख लेंगे बंगलोर, बंगलोर। केरल है उसके बाद, और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ये बातें आपको पता भी होंगी, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर से हम यहाँ देख ले रहे हैं जिससे दिक्कत ना हो। फिर यहाँ तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की कैपिटल्स यहाँ है चेन्नई। समझते चलेंगे, चेन्नई। बीच में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ दिख रहे हैं, ये तमिलनाडु था। आंध्र प्रदेश की राजधानी हाल ही में बदलकर अमरावती कर दी गई है। क्या? अमरावती। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद। उड़ीसा फिर यहां है, क्या है? उड़ीसा। और उड़ीसा की जो कैपिटल्स है वह है भुवनेश्वर। क्या है? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। फिर इसके ऊपर है झारखंड, झारखंड की कैपिटल्स थी क्या? हमने अभी बताया था रांची। और उससे ऊपर है बिहार, और बिहार की कैपिटल्स है पटना। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो यह भी आप समझते चलेंगे। इसके बाद इसके पश्चिम में इसके पूर्व में थोड़ा सा देखेंगे, और एक कैपिटल्स क्या है इसकी समझेंगे। यह है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की कैपिटल्स है, यहां स्थित है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। इससे ऊपर है सिक्किम, और सिक्किम की कैपिटल्स है, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक, गंगटोक। सिक्किम की कैपिटल्स गंगटोक। इसके बाद कोलकाता हो गया, सिक्किम हो गया। फिर यहाँ एक स्टेट है जिसे हम कहते हैं मेघालय, और मेघालय की कैपिटल से क्या? शिलांग, शिलांग। बीच में एक छोटा सा जो इधर छोटे छोटे स्टेट हैं, इन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। बीच में असम है फिर, और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है? असम की राजधानी यहां है, और उसे कहते हैं दिसपुर, दिसपुर। यह है असम। अरुणाचल प्रदेश इधर दिख रहा है, और ये भाग जो रेड हमने कर रखे हैं, इस भाग पर भी चाइना का कब्जा है। कुछ क्षेत्र जो है
उस पर चाइना का कब्जा है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में एक छोटा सा राज्य स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिस राज्य को हम कहेंगे नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी क्या है देखेंगे। यह भाग है नागालैंड और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। उससे नीचे एक स्टेट्स है जिसका नाम है मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। समझेंगे? इम्फाल। उससे नीचे है मिजोरम, और मिजोरम की कैपिटल्स और त्रिपुरा की कैपिटल्स देखेंगे। मिजोरम की कैपिटल्स क्या है? आइजोल। क्या? आइजोल। इसके बाद एक छोटा सा स्टेट और बचता है जिसका नाम है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की कैपिटल्स क्या है? अगरतला। समझ लेंगे? अगरतला। ये थे स्टेट, 28 स्टेट और उनके कैपिटल्स। इसके बाद अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कुल हमने बताया कितने? कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहां है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसे कहते हैं। इसके बाद ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और बीच में यहां है इस भाग को जो हम देख रहे हैं, इसे कहते हैं दिल्ली, नई दिल्ली। इसकी कैपिटल्स है दिल्ली। और एक चंडीगढ़ है, यह भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको हम गोले में कर देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहां पर एक पुंडीचेरी स्थित है। यहां 2 जगह हैं पुंडीचेरी, और आंध्र प्रदेश में भी एक जगह पुंडीचेरी दिखाई देती है, इसे लिख देते हैं पुंडीचेरी। पुंडीचेरी 3 राज्यों और 4 स्थानों पर विस्तृत है। इसे मुख्य पुंडीचेरी यहां है तमिलनाडु में पुंडीचेरी, और इस पुंडीचेरी को हम कराईकल कहते हैं, जो दूसरा तमिलनाडु में है कराईकल। क्या कहते हैं? कराईकल कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। जो आंध्र प्रदेश में पुंडीचेरी है इसे हम एमन कहते हैं, एमन। समझ लेंगे। फिर एक पुंडीचेरी और स्थित है जो दूसरे राज्य केरल में है, और उसे कहते हैं माहे। माहे। तो पहला जो हमारा कितने हो गए? 7 में जो यहां पर 2, पहले इनको अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता था। अब वर्तमान में एक ही यूनियन टेरिटरी है। ये क्या है? दादर नगर हवेली। क्या कहेंगे इन्हें? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। और दादर नगर हवेली की कैपिटल्स की बात करें, राजधानी की बात करें, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों को मिलाकर, यह हमने बताया कि 2 पहले यूनियन टेरिटरी थी, मिला के एक कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। तो इसकी कैपिटल दोनों को मिलाकर दमन, इसकी कैपिटल्स बना दी गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल्स है वह क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। समझ लेंगे? पोर्ट ब्लेयर। दिल्ली की कैपिटल्स नई दिल्ली। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। 2 ऊपर हमें केंद्र शासित प्रदेश दिखाई दे रहे हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों को हम क्या कहेंगे? एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है। तो जो लद्दाख का जो कैपिटल्स है, लद्दाख के 2 कैपिटल्स होते हैं, एक समर्स के और एक विंटर्स के। तो लद्दाख के जो कैपिटल्स हैं उन दोनों कैपिटल्स को समझने का प्रयास करेंगे। ये समर्स और एक विंटर्स, दोनों के अलग अलग कैपिटल्स के नाम होते हैं। समर्स में अलग कैपिटल्स होती है, विंटर्स में अलग कैपिटल्स होती है। समर में यह कैपिटल्स लेह, क्या? लेह। और विंटर्स में कैपिटल्स जो है उसे हम कारगिल कहते हैं। क्या? कारगिल। समझ लेंगे। फिर J&K जम्मू और कश्मीर में जो है समर और विंटर्स, इसके भी 2 हैं, समर और विंटर्स। तो समर को हम क्या कहेंगे? समर जम्मू कश्मीर की जो समर राजधानी होगी, पहले भी राजधानी थी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर थी, तो श्रीनगर को समर राजधानी, और विंटर्स की जो राजधानी है वो जम्मू है।
क्या है, जम्मू। यहाँ जो दिख रहा है ये भाग यहाँ पर स्थित है जम्मू। तो विंटर्स में जम्मू है और समर्स में श्रीनगर इसकी कैपिटल्स हैं। ये रही पूरी बात कैपिटल्स की। हाँ, इतने सारे कैपिटल्स हैं। एक और केंद्र शासित प्रदेश छूट रहा है। उस केंद्र शासित प्रदेश को हमने ये कई गोले बना रखे हैं। इसे कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की कैपिटल्स है कवरत्ती। क्या, कवरत्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल्स है कवरत्ती। तो ये रहे पूरे स्टेट्स उनके कैपिटल्स। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके आगे भी चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी। इसके बाद बात कर रहे हैं हम, अभी हमने स्टेट्स को देखा और स्टेट के बाद हम देख रहे हैं अब इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं और विश्व में भारत का क्या स्थान है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ये पूरी हमने देखी थी कि उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है और इसके अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितने हैं। अब आगे आप देखिए जो इसका कुल क्षेत्रफल है, क्या, कुल क्षेत्रफल, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 क्या है, वर्ग किलोमीटर। 32,87,200 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व में, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व में इसका 7वां स्थान है। क्या है, 7वां स्थान है विश्व में। कौन कौन से देश हैं जो इससे बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, वो उनकी चर्चा करेंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं एक चीज और कि विश्व के जो कुल क्षेत्रफल है, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है स्थल भाग का, उसका 2.42% क्या है, भारत का जो क्षेत्रफल हो रहा है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल भारत का कवर होता है। पूरे ग्लोब की बात करें, संपूर्ण भूमंडल की बात करें, तो संपूर्ण भूमंडल की बात करें तो 0. कितना, यही संपूर्ण भूमंडल की बात करें तो 0.57%। क्या, 0.57% संपूर्ण भूमंडल का भाग कवर करता है भारत का क्षेत्रफल। कौन कौन से देश, जो 7 देश हमने बताए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है, एक बार उन्हें समझ लेंगे। नीचे लिख देते हैं, आप बस उन्हें नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए एक एक करके हम नीचे लिख रहे हैं। तो इससे जो बड़े देश हैं कौन कौन से हैं, वो सबसे बड़ा देश विश्व में, जो सबसे बड़ा देश है वह है रूस। क्या है, रूस। और रूस का जो लगभग क्षेत्रफल लिखेंगे यहां, लगभग क्षेत्रफल 170 लाख है। कितना, 170 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल लगभग रूस का है। दूसरे नंबर पर कनाडा है। क्या, दूसरे नंबर पर कनाडा। और कनाडा का जो लगभग क्षेत्रफल है वह, कनाडा का जो लगभग क्षेत्रफल है वह 99 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखें, वर्ग किलोमीटर, ये बात आप नोट करते चलेंगे। तीसरे नंबर पर जो स्टेट्स है वह है चीन। कौन सा स्टेट, चीन। याद रखें, तीसरे नंबर पर चीन है और चीन का कुल क्षेत्रफल कितना है, 95 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना, 95 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पर यूएसए है। किसे, यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम कहते हैं अमेरिका कह सकते हैं, यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसे कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 90 लाख वर्ग किलोमीटर से। कितना, 90 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर 5वें नंबर पर जो स्टेट्स आता, 5वें नंबर पर जो देश आता है वह देश है ब्राजील। क्या है, ब्राजील। और ब्राजील की का जो क्षेत्रफल है वो 85 लाख वर्ग किलोमीटर से। कितना, 85 लाख वर्ग किलोमीटर। छठे नंबर पर जो देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। क्या, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश है, तो इसे समझेंगे। और ऑस्ट्रेलिया का जो कुल क्षेत्रफल है वो 76 लाख है। ये सारे आंकड़े बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लगभग हैं,
क्योंकि लाख के बाद भी हजारों में कई संख्या आएंगी, तो हमने लगभग आंकड़े दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में ये लगभग आंकड़े अगर आपको पता रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को सही सॉल्व कर ले जाएंगे, आंसर सही पता कर ले जाएंगे। और 7वें नंबर पर हमने देखा कि 7वें नंबर पर आता है भारत। 7वें नंबर पर क्या है? भारत, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख 84 है, तो इसे लगभग 33 लाख मान सकते हैं। लगभग 33 लाख, कितना? लगभग 33 लाख क्षेत्रफल इसका हम मान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो 8वें नंबर पर हमारा जो देश आता है, वो 8वें नंबर पर एक देश है जिसका नाम अर्जेंटीना है। क्या? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना का जो क्षेत्रफल है वो 28 लाख वर्ग किलोमीटर से, कितना? 28 लाख है। तो ये क्रम आपको याद रखना है और ये जानना है। 9वें नंबर पर लिख लेते हैं 10 स्टेट राज्य, तो 10 देश तो हमें कम से कम याद रहने चाहिए। 10वें नंबर पर कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान, क्या? 10वें नंबर पर कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल जो है वो लगभग 27 लाख है। 27 लाख 26,000 कुछ है, सॉरी 26 लाख कुछ क्षेत्रफल है। लगभग में आ रहा था तो हमने एक बढ़ाकर 27 लाख कर लिया है, यहाँ लगभग 27 लाख। इसके बाद नेक्स्ट है अल्जीरिया। क्या है? एक और देश है, 10वां देश अल्जीरिया। अल्जीरिया, और अल्जीरिया का जो क्षेत्रफल है वो 23 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो इस तरह से जो भारत के क्षेत्रफल की बात कर रहे थे हम, उससे कंपैरिजन करके बात करें हम, तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, फिर इरेज करते हैं इसे और आगे समझते हैं थोड़ी सी बात। इन 10 राज्यों के बाद हम बात करें, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कई देशों से कई गुना बड़ा है। विश्व के कई देशों से कई गुना बड़ा है। जैसे भारत पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। जो पाकिस्तान का एरिया है उससे 4 गुना, अगर 4 गुना कर दिया जाए तो वह बड़ा है। भारत उससे भी बड़ा है। फ्रांस से 6 गुना बड़ा है। किससे? फ्रांस से 6 गुना बड़ा भारत का एरिया है। इसके बाद जर्मनी की बात करें, वहीं जो जर्मनी है, जर्मनी से 9 गुना बड़ा है। कितना? जर्मनी से 9 गुना बड़ा है। इसी तरह से एक पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से यह 22 गुना बड़ा है। कितना? 22 गुना बड़ा है बांग्लादेश से। तो भारत का एरिया, इसीलिए एक इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे आइसलैंड भी यहाँ हैं, और एरिया के दृष्टिकोण से और जलवायु के दृष्टिकोण से, यानी हम इसके कहें कि भौतिक विन्यास जो इसका है, भौतिक विस्तार है, उसके आधार पर इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ठीक। इंदिरा पॉइंट्स की हमने चर्चा की थी कि 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट्स को कई नामों से जानते हैं, उन्हें भी समझ लें। कभी कभी इंदिरा पॉइंट्स न देके पिग्मिलियन पॉइंट्स दे देता है एग्जाम में। क्या? पिग्मिलियन पॉइंट्स। तो ये समझ लें, पिग्मिलियन पॉइंट। और अगर आपको पता ना हो कि इंदिरा पॉइंट्स को पिग्मिलियन पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सारे नाम इसके पूर्व में थे, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नाम दे देता है। इसके साथ ही साथ इसे एक और नाम से जानते थे, उपनाम इसका एक और है। क्या है? पार्सन। समझेंगे? पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट के साथ साथ एक और नाम से जानते थे, लाही चिंग। क्या? लाही चिंग। तो इंदिरा पॉइंट्स के कई सारे नाम हैं, तो ये उपनाम भी कभी कभी इसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आप समझ लें। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो हमारे स्टेट हमने देखे थे। अभी उन स्टेट्स के बाद जो ये बाउंड्री सीमा साझा करने वाले जो देश हैं उनकी बात करेंगे हम। तो कौन कौन से देश इससे सीमा साझा करेंगे, एक बार इन्हें समझने का प्रयास करेंगे, और उन सीमाओं पर कौन कौन से कुछ लाइन कंट्रोल्स बनाई गई हैं। जैसे यहां पाकिस्तान है, यहां अफगानिस्तान है, और इधर चाइना है, यहां नेपाल है, और ये भूटान है।
और इधर म्यांमार है। इसके बाद यहाँ बांग्लादेश है। तो इस तरह से इस कितने 1 2 3 4 5 6 और एक 7 ऐसे देश हैं जिनसे स्थलीय रूप से हमारी देश की सीमाएं साझा होती हैं। इन 7 देशों के विषय में हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी। चलिए एक बार फिर हम इनके कुल सीमाओं की बात कर लेते हैं। उसके बाद कौन कौन सी सीमाएं कितनी हैं इनसे बात करते हैं। हमारे पास 2 तरह की सीमाएं देखने को मिलती हैं। एक सीमा तो हमें स्थलीय सीमा देखने को मिलती है, क्या स्थलीय सीमा, और दूसरी हमारे यहाँ जलीय सीमा देखने को मिलती है। और कुल सीमा की बात करेंगे। सबसे पहले कुल सीमा जो हमारे पास है, कुल सीमा चाहे वो स्थलीय हो या जलीय हो, कुल सीमा भारत के जो भाग हैं, कुल सीमा 22,716 है। कितना 22,716.6 क्या किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर कुल बाउंड्रीज यानी कुल सीमाएं हैं वो जलीय और स्थलीय मिलाकर। उसके साथ ही साथ जो हमारे द्वीपीय सीमाएं हैं उनको भी लेकर कुल 22,716 किलोमीटर सीमा है। इसमें बात करें कुल स्थलीय सीमा की, सिर्फ बात करेंगे क्या कुल स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। कितना 15,200 किलोमीटर है। कुल जलीय सीमा की बात करेंगे, क्या कुल जलीय सीमा की बात करेंगे, ये द्वीप सहित हम बता रहे हैं आपको, द्वीप सहित। अभी द्वीप को छोड़कर कितनी सीमाएं हो रही हैं जो मेन भूखंड की हैं उसे आप बाद में बता रहे हैं। चलिए द्वीप सहित कुल जलीय सीमा की बात करें तो 7,516 कितना 7,516.6 किलोमीटर कुल जलीय सीमा है। और जलीय सीमा ये द्वीपों सहित थी। द्वीपों को छोड़कर मात्र तटीय भाग की बात करें, तटीय जो मुख्य भूखंड है, क्या मुख्य भारत के जो ये भाग हैं, जैसे यहां से लेकर गुजरात से, यहां से लेकर ये भाग कोलकाता तक, ये जो भाग हैं, और इधर त्रिपुरा से थोड़ा सा यहां तो ये कुल जो तटीय भाग है वो तटीय भाग है 6100, कितना 6100 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारे पास जो सीमाएं हैं एक तो स्थलीय है और दूसरी जलीय है। तो कभी कभी इस तरह से यहां से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। स्थलीय और जलीय सीमा हमने देख ली, और इन्हीं सीमाओं में अब हम बात कर रहे हैं जो स्थलीय सीमा है कौन कौन से राज्यों से जुड़ी हुई, कौन कौन से देशों से जुड़ी हुई है, और उन देशों से कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। एक बार इन्हें देखते चलेंगे। चलिए यहां नीचे लिख देते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है वो क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश। दूसरा जो देश है वो है चीन, और तीसरा जो देश है वह क्या है पाकिस्तान। पाकिस्तान। चौथा जो देश है वो है नेपाल, क्या नेपाल। पांचवा जो देश है वह है म्यांमार, म्यांमार। छठा जो देश है वह है भूटान, और सातवां जो देश है वह है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो इस तरह से 7 देशों से हमारे भारत के स्थलीय सीमा बनती है। कितनी कितनी बनाते हैं इन्हें एक बार नोट कर लेंगे, और कौन कौन से राज्य हैं साथ साथ नोट कर लेंगे कितने राज्य हैं। तो 4,096 कितना 4,096 को छोड़ देंगे, सिर्फ इतना याद कर लेंगे 4,096 क्या है किलोमीटर जो सीमा साझा करेंगे वो बांग्लादेश से होगी। और बांग्लादेश कुल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं इन्हें मैप पर देखते चलेंगे, और आप साथ ही साथ मैप पर बनाते भी चलेंगे। पहला राज्य है बांग्लादेश से जो ज्यादा सीमा साझा करता है वो पश्चिम बंगाल है।
पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ एक राज्य है जो सबसे ज्यादा करता है, मेघालय, फिर असम और त्रिपुरा। इस तरह से ये हो गए। साथ ही साथ एक राज्य और है जो सीमा साझा करता है इससे। तो इस तरह से 5 राज्य यहां पर कुल सीमा साझा करते हैं। फिर चलिए इसके साथ ही साथ नेक्स्ट बात करेंगे हम चीन की। चीन से जो कुल सीमा साझा होती है 3488। कितनी? 3488, समझेंगे, 3488 किलोमीटर। और 3488 किलोमीटर से जो एरियाज हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेट मिलते हैं, तो जम्मू कश्मीर अब राज्य रहा नहीं, इसे छोड़ देंगे। फिर साथ ही साथ यहाँ है हिमाचल प्रदेश, नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद हमें यहाँ सिक्किम देखने को मिलता है, सिक्किम, तो 3 हो गए। फिर अरुणाचल प्रदेश, क्या? अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से ये जो राज्य हैं ये सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य करते हैं? तो ये करते हैं 4 राज्य। फिर इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो देश है वो है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से जो कुल बाउंड्री होती है वो 3323 किलोमीटर। क्या? 3323 किलोमीटर। और 3323 किलोमीटर से जो पाकिस्तान है इसमें यहां देखेंगे, इसमें जो चाइना था इसके साथ एक और केंद्र शासित प्रदेश अब जुड़ जाएगा जिसे हम लद्दाख कह रहे हैं। तो लद्दाख और 4 राज्य से सीमा साझा करेंगे। ठीक, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 3 राज्य हैं। कौन कौन से? एक गुजरात, दूसरा राजस्थान और फिर पंजाब। राजस्थान और पंजाब से सीमा साझा करेगा। 3 तो राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से पाकिस्तान की ये जो सीमा है साझा होगी। इसके बाद पाकिस्तान से जो सीमा साझा होने के बाद फिर जो लास्ट नेक्स्ट है वो है नेपाल। नेपाल ये है और नेपाल से जो सीमा साझा होता है वो होता है 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक की 1751 किलोमीटर दूरी होती है। तो 1751 किलोमीटर जो एरिया है ये जुड़ा होता है। कौन कौन से राज्य हैं इससे जुड़े हुए हैं एक बार मैप पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ उत्तराखंड है, फिर यूपी है और यूपी के बाद यहाँ बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद जो राज्य है वह है सिक्किम। पश्चिम बंगाल के बाद जो राज्य है वह है सिक्किम से जो सीमा साझा करता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे पूर्वी भारत में। इधर म्यांमार दिख रहा है और म्यांमार से सीमा साझा करने कितनी सीमाएं साझा होती हैं इसे देखेंगे। 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर सीमा साझा होती है। कौन कौन से राज्य आते हैं इसमें? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। इसी म्यांमार के पास इधर अराकान योमा की पहाड़ियां हैं और अराकान योमा की पहाड़ियां इसे एक सीमा निर्धारण का काम भी करती हैं ये और हमारी सुरक्षा भी करती हैं। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हम जो सीमा साझा करने वाले देश हैं में है वह है भूटान। और भूटान से जो कुल सीमा साझा होती है वो होती है 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य इससे मिलते हैं? एक मिलता है पश्चिम बंगाल और सिक्किम, फिर सिक्किम के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश से भूटान सीमा साझा करता है। इसके बाद एक और जो सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है वह है अफगानिस्तान। कितना करता है? 106 किलोमीटर। लिखेंगे 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। साथ ही साथ अब समझ लेंगे कि ये सीमा साझा करने वाले कुछ लाइनें यहाँ निर्धारित की गई हैं। तो जो लाइन निर्धारित की गई है भारत और चाइना के बीच में एक रेखा का निर्धारण हुआ है जिसे कहते हैं क्या? मैकमोहन। समझ लेंगे भारत और चीन के बीच, इसे मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए, भारत और
चीन के बीच जो सीमा निर्धारण करता है उसे, उस सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत और क्या? पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच एक लाइन बनाई गई है और इस लाइंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। क्या? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन? रेड क्लिफ लाइन इसे कहते हैं। समझेंगे? रेड क्लिफ लाइन। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा का निर्धारण होता है, अफगानिस्तान, जिसे हम डूरंड लाइन कहते हैं। क्या? डूरंड लाइन। समझेंगे? ठीक। इसके बाद जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश, और अब ये बांग्लादेश से एक, और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो ये भाग है, यहां एक लाइंस का निर्धारण, बाउंड्री सीमा बनाई गई है जिसे शून्य लाइन के नाम से जानते हैं। हाँ, क्या? बांग्लादेश प्लस भारत के बीच जो सीमा निर्धारण करने का एक लाइन है उसको कहते हैं शून्य लाइन। क्या कहते हैं? शून्य लाइन। तो इस तरह से ये भारत के सीमा निर्धारण करने वाले जो लाइनें हैं, ये सीमा निर्धारण करने का एक नाम दे दिया गया है इनका। तो इस तरह से ये बातें भी अब आपको कंफर्म हो गई होंगी। ठीक। इसके बाद कुछ और चीजें हैं, उन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भारत में कई सारे द्वीप हैं और उन द्वीपों में समझ लेते हैं, यही थोड़ी सी बात है, आगे भी चर्चा उसकी हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की कैपिटल हमने कवरत्ती बताई, और लक्षद्वीप कैसा है? एक प्रवाल द्वीप है। कैसा है? प्रवाल। इसे मूंगा द्वीप के नाम से भी जानते हैं, मूंगा द्वीप या प्रवाल द्वीप। मूंगा द्वीप या प्रवाल द्वीप, जब प्रवाल का चैप्टर प्रवाल भित्ति पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे प्रवाल क्या है। इसके बाद कुछ और द्वीप हैं। एक सीमा, यहाँ एक छोटा सा आइसलैंड है, छोटा सा द्वीप है जो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, इसे पब्बन द्वीप कहते हैं। क्या? पब्बन द्वीप। और पब्बन द्वीप के माध्यम से ही, पब्बन द्वीप के माध्यम से यहाँ दो खाड़ी हैं, एक म्यांमार खाड़ी है और एक पाक खाड़ी है। क्या? म्यांमार खाड़ी और पाक खाड़ी के बीच एक जल डमरू मध्य है। ठीक। तो इसे भी समझ लेंगे। इसके बाद एक छोटा सा आइसलैंड और है जहां से कई सारे हमारे सैटेलाइट्स के काम किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के पास यहाँ, इसे कहते हैं श्रीहरिकोटा। क्या? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। क्या? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। विशाखापट्टनम यहाँ स्थित है और विशाखापट्टनम के पास ही श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है। ठीक। इसके बाद जो उड़ीसा है, उड़ीसा के पास यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। क्या? व्हीलर द्वीप। क्या? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप को, यह भी एक द्वीप है, और एक द्वीप हमने आपको यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो पढ़ाया ही है। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन से चैनल्स, जो अंडमान है और निकोबार है, कौन सा चैनल उसे अलग करता है? तो इसे समझ लेंगे इस तरह से। मान लीजिए ऊपर ये अंडमान है, नीचे निकोबार आइसलैंड है, तो दोनों को जो चैनल अलग करने का काम करती है उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। समझ लेंगे यही 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार आइसलैंड दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक पश्चिम में भी इसी तरह से जो ये लक्षद्वीप है, यहाँ पर एक छोटा सा आइसलैंड है, इसका नाम मिनिकॉय है। क्या? मिनिकॉय। तो पूछा जाता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन से चैनल से अलग होती है, कौन सी अक्षांश रेखा से अलग होती है, कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? तो वो होता है मिनिकॉय से लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। कितने? 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। हम जानते हैं कि भारत के दक्षिण में एक पड़ोसी देश, द्वीपीय देश जो है मालदीव स्थित है। तो यहाँ पर ये मालदीव है
और मालदीव को जो मिनी काय से अलग करने वाली रेखा है या चैनल है वह कितने डिग्री है, 8 डिग्री चैनल है। तो ये सारे चैनल्स यहाँ भी हैं। तो इस तरह से ये पूछे जाते हैं। ठीक ग्लोब पर अगर मैप को देखेंगे तो सबसे पड़ोसी जो देश होगा द्वीपीय देश, उसके बारे में बात करेंगे तो वहां पर एक ग्रेट चैनल है, क्या, जहां ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है और उधर इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया को यहाँ ग्रेट चैनल से अलग करने का काम, ये ग्रेट चैनल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं समझेंगे। ग्रेट चैनल पूछा जाता है। चैनल इंडोनेशिया और भारत को अलग करने वाले चैनल्स का नाम तो ग्रेट चैनल है। और यह ग्रेट चैनल क्या करता है, भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है। तो इतनी सारी बातें यहां आपको समझनी थी। उम्मीद करते हैं ये बातें भी अब आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ कुछ और बातें हैं उन्हें भी समझ लेंगे। जैसे हमने तटीय क्षेत्र बताए, तटीय क्षेत्र में कुछ हमारी गतिविधियां, ऐसा नहीं है कि जो भारत के या किसी देश के अगर नाम पर कोई महासागर का नाम पड़ गया तो वो पूरे सागर का राजा हो गया, ऐसा नहीं है। सभी देश की एक सीमा होती है और उस सीमा के अंदर ही वो सभी काम कर सकते हैं, उसके बाहर कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं बिना अनुमति के। तो समझेंगे जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के तटीय भाग में, इस क्षेत्र के तटीय भाग में चूंकि जो समुद्र की लंबाई जब हम मापते हैं तो वो मील मापते हैं, इसे हम समुद्री मील कहते हैं, समुद्रीय मील, या इसे नॉटिकल मील कहते हैं। क्या, नॉटिकल मील, समुद्री मील या नॉटिकल मील हम इसे कहते हैं। तो इस तरह से समुद्री मील या नॉटिकल मील जो है उसे समझते हैं कि क्या है उसकी भूमिका। सबसे पहले जो तटीय क्षेत्र है, उस तटीय क्षेत्र के 12 समुद्री मील, कितने, 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील तक भारत की पूर्णतः जितना होता है संपूर्ण अधिकार होता है। 12 नॉटिकल मील तक, इस तट से पूरे तट पर 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार होता है, चाहे जो करे वह भारत के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद 24 नॉटिकल मील तक अविच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र, क्या, अविच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इसे हम आधार रेखा, 12 को हम आधार रेखा के नाम से भी जानते हैं या प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। इसे 12 नॉटिकल मील को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। क्या, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। और 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र कहते हैं। संलग्न जो क्षेत्र है, इस संलग्न क्षेत्र में कुछ अधिकार तो प्राप्त होते हैं लेकिन संपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होते। कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सफाई का अधिकार और सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार होते हैं। क्या, यहां पर सफाई, सीमा शुल्क, यानी यदि कोई दूसरे देश का व्यक्ति इस 24 नॉटिकल मील के अंदर, भारत के जो तटीयवर्ती राज्य हैं उससे अगर 24 नॉटिकल मील के अंदर गताता है तो सीमा शुल्क उसे देना होता है। क्या, सीमा शुल्क वसूली होती है उससे। और इसके साथ ही साथ वित्तीय अधिकार होता है। क्या, वित्तीय अधिकार का मतलब होता है कि इस क्षेत्र में जो भारत है अपने जैसे नलकूपों का जो तेल आच्छित क्षेत्र है, तेल निकालने का प्रयास हम कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में हम अपने रिसर्च कर सकते हैं, ये इस पर अधिकार होता है। और सफाई का काम भी मिला हुआ है। ठीक, इसके बाद 200 नॉटिकल मील को हम अनन्य क्षेत्र कहते हैं। क्या, अनन्य क्षेत्र। और इस अनन्य क्षेत्र में EES कहते हैं, इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जो अन्य आर्थिक क्षेत्र गतिविधियां हैं 200 नॉटिकल मील तक होती हैं। इसमें क्या होंगे, संसाधनों का दोहन करने का अधिकार मिलेगा यहाँ। क्या, इसके अंदर यानी 200 समुद्री मील के अंदर हमें जितने भी संसाधन हैं उनका दोहन कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, उनका दोहन, यानी उन्हें निकाल करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। 200 नॉटिकल मील तक संसाधनों का दोहन करने का अधिकार और नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार। यदि हम चाहें तो साइंटिफिक तौर से हम यहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण करके उसके साथ ही साथ उस पे कोई वैज्ञानिक रिसर्च अगर हम करना चाहें तो हम नए द्वीप निर्माण करेंगे और वैज्ञानिक रिसर्च करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ तक कोई भी बाउंडेशन, किसी भी देश का कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई देश हमें उस पर आपत्ति उठाएगा नहीं, हम यहाँ तक ये सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भाग है और इन भाग के आधार पर हमने आपको बताया था, यहाँ पर एक तरफ पाक की खाड़ी और दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को एक जल डमरू मध्य से जोड़ा गया है, जिसे पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। आप याद रख लें इसे, पाक जल डमरू मध्य। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पाक जल डमरू मध्य। तो ये सारी बातें उम्मीद करते हैं आपको जितना आज की इस वीडियो में पढ़ाया गया समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई क्वेश्चंस या एक्सेप्शन कहीं किसी बात को लेकर रह गई है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस, हमें कमेंट कर देंगे और उसकी रिप्लाई आपको मिल जाएगी वहां पर। यदि उस पर कोई लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डालने की बात होगी तो हम लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल देंगे, अदरवाइज इसी तरह से सीधे ये बात के माध्यम से आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो का समापन यही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए